नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। गुजरात में है। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न और विश्लेषण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बीजेपी के समर्थक और नेता जश्न मना रहे हैं। चुनावी विश्लेषक अभी तक आंकड़ेबाजी में उलझे हुए हैं और विरोधियों को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि कमी क्या रह गई। इन सबसे अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। देश के राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा होने लगी है कि कहीं 2024 के चुनावों में बीजेपी को वॉक ओवर तो नहीं मिल जाएगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह है। और वजह क्या है आप देखिए। बीजेपी को वॉक ओवर इसीलिए मिल सकता है क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। 2021 और 22 कांग्रेस 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारी है। विपक्ष का नया सिरमौर बनने के लिए भी राजनीतिक दलों में आपसी लड़ाई चल रही है। महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे भी अब फेल हो गए हैं। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो मोदी का इस वक्त मुकाबला कर पाए। बीजेपी के ब्रांड मोदी अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हर वर्ग से ऊपर लाभार्थी वोट बैंक का वोट मिलना अब लगभग बीजेपी को तय लग रहा है। हालांकि विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि अभी से 2024 की बात करनी ठीक नहीं है। बहुत पानी तब तक बह चुका होगा। और ये भी विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमी है, समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, हमेशा, चाहे वो चुनाव जीते कि हारे। होली भले ही अभी हफ्ते भर दूर हो, लेकिन बीजेपी कल से ही होली के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की ये बारिश अहमदाबाद में हो रही है। कल ही 4 राज्यों में बम्पर जीते हैं, लेकिन आज से ही गुजरात की तैयारी शुरू हो गई है, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं। यही तो बीजेपी की खासियत है। आज सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, सीधे उनका रोड शो शुरू हो गया, जो एयरपोर्ट से बीजेपी के कार्यालय कमलम तक था। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में सड़क के दोनों तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी एक खुली जीप में थे, सर पर भगवा टोपी थी जिस पर कमल का निशान भी था, आंखों पर काले रंग का चश्मा था। कल की जीत के बाद एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी 2024 का चुनाव भी आसानी से जीत जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ये मान रहे हैं। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब जब प्रधानमंत्री ही ऐसा मान रहे हो तो फिर उनकी पार्टी के बाकी नेताओं की क्या बात करनी। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री तक 2024 में बीजेपी की सरकार आने के प्रति आश्वस्त हैं। It is very clear that 2024 under the leadership of Narendra Modi ji, once again there will be a BJP government for next 5 years and his dream of Nava Bharat will be fulfilled. द मॉर्निंग शोज द डे, ये दिखाता है कि हाँ 724 में क्या होगा, ये तो स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई है नहीं अभी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, कहीं कोई है नहीं। कोई है बताइए, कोई तो नज़र नहीं आता है नरेंद्र मोदी के सामने।
और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस तो करीब करीब लुप्त ही हो गई। ये बीजेपी की खासियत है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अंदर खाने 2024 की तैयारी शुरू भी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी से 2024 की बात नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी इस पर खुलकर कह रही है। चिल्ड्रन जन्म का पहले अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है, और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना मेरे को पता है। उधर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इसे बीजेपी की चालाकी बता रहे हैं। वो ट्वीट करते हैं, भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसका फैसला तभी होगा, किसी राज्य के चुनाव में नहीं। साहिब ये जानते हैं, इसीलिए राज्यों के चुनावी नतीजों के इर्द गिर्द उन्माद खड़ा करने की चालाक कोशिश है, ताकि विपक्ष के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जा सके। इस फर्जी बयान के झांसे में ना फंसे। विपक्ष भले ही 2024 में होने वाले आम चुनावों की बात करने से अभी बच रहा हो, क्योंकि इसमें अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए ये वक्त बहुत ही कम है, वो भी ऐसे हालात में जब विपक्ष के सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी हो और विपक्ष खुद बिखरा हुआ हो। हालांकि इस बीच गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन 5 राज्यों के नतीजे इसीलिए अहम है क्योंकि इन राज्यों से 102 लोकसभा सीट आती है और 2014 और 2019 में दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इन राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया था। इसीलिए 2024 में जीतने के लिए इन राज्यों में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। विपक्ष की ये कोशिश होगी कि जिन राज्यों में बीजेपी का अस्तित्व नहीं है वहां वो अच्छा प्रदर्शन करे, जैसे आंध्र प्रदेश जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं, तेलंगाना जहां 17 सीटें हैं, तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, ओडिशा में 20 और पंजाब में 13 सीटें हैं। ये सारी सीटें मिलाकर 177 होती है। हालांकि बीजेपी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की कोशिश करीब इन 250 सीटों को अपने कब्जे में करने की होगी। लेकिन ये सब बातें तब माने रखेंगी जब विपक्ष एकजुट होगा। अभी तो बिखरा हुआ है। वैसे भी बीजेपी के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि उसने सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में एक बार फिर से जीत हासिल कर दी है, और ये जीत निश्चित तौर पर न सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी बल्कि उसे 2024 के लिए बूस्ट भी देगी। 2022 की बीजेपी की जीत 2024 की बुनियाद मानी जा रही है, ये हर एक शख्स समझता है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और उसका संकेत दे दिया है। ये ऐसे बदलाव है जिन्होंने भारतीय राजनीति के दशकों पुराने फॉर्मूलाज को तहस नहस कर दिया है, और इसीलिए इन चुनावों के बाद अब आने वाले चुनावों में देश की राजनीति के मुद्दों में बड़ा बदलाव मिलेगा। देखना आपको जरूर चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है कि मुद्दों में बदलाव होगा, बीजेपी की इस जीत का असर सरकार की नीतियों और उसके कामकाज पर भी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस जनादेश के बाद सरकार अब अपने उन एजेंडे और नीतियों पर और ताकत से आगे बढ़ेगी जो अब तक विपक्ष के विरोध से अटके हुए थे। यानी ये जीत देश की सियासत से लेकर सरकार के एजेंडे तक पर असर डालने वाली होगी। लेकिन ये असर क्या होंगे, अब इस रिपोर्ट से आप समझिए। यूपी की जीत और गुजरात तक गूंज। सेमीफाइनल के बाद फाइनल की तैयारी। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।
पीएम मोदी यूपी की जीत को 2024 की नींव यूं ही नहीं मान रहे हैं। इस जीत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदला है, बल्कि ये जीत देश की राजनीति का भविष्य भी बदलने वाली मानी जा रही है, क्योंकि इस जीत में सियासत के कई जमे जमाए फैक्टर्स टूट गए हैं। यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। पीएम मोदी का ये दावा यूपी के नतीजों की कसौटी पर खरा उतरता है। यूपी के नतीजे बताते हैं कि 85 मुस्लिम बहुल्य सीटों में 49 पर बीजेपी जीती, 86 रिजर्व सीटों में 65 पर कमल खिला। और इतना ही नहीं, अखिलेश जयंत ने मिलकर जिन 58 सीटों पर मुस्लिम जाट फैक्टर का दांव चला, वहां 46 सीटें बीजेपी ने जीती। ये संकेत साफ है कि जाति फैक्टर फेल हुआ है। सवाल यह है कि अगर जाति फैक्टर नहीं चला, इस बम्पर जीत का आधार क्या है? इसका जवाब है नया वोट बैंक, जिसे बीजेपी ने खुद तैयार किया। इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक है सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, दूसरा महिला वोटर, तीसरा युवा वोटर और चौथा वो जिसकी उम्र 18 साल पूरी हुई है, यानी फर्स्ट टाइम वोटर। बीजेपी ने इस वोट बैंक को तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते रहते हैं। इसका असर यूपी चुनाव में दिखा। महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहाँ चुनाव कब है? उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को, और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, और इस बार कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को बटा अनाज गेम चेंजर समझा जा रहा है। नया वोट बैंक जरूर निकला है, बना है, लेकिन जाति के बंधन जरूर टूटे, धर्म का बंधन नहीं टूटा है। धर्म का बंधन टूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, वो पूरा हुआ। वो काशी विश्वनाथ बड़े कॉरिडोर से हर्षित हुए, गर्वित हुए। तो धर्म आधारित राजनीति खत्म हुई है, ये कहना मुश्किल है। लाभार्थियों के साथ साथ महिला वोटर्स ने भी बीजेपी के पक्ष में बाजी पलट दी। हालांकि बीजेपी इस वोट बैंक पर काफी दिनों से काम कर रही थी, और अब ये इतना मजबूत हो चुका है कि सभी पार्टियों ने इस पर दांव लगाया। लेकिन कामयाबी बीजेपी को मिली। क्योंकि पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही उज्ज्वला जैसी योजना को महिलाओं की सेहत से जोड़ा, फिर शौचालय को महिला सम्मान से जोड़ दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड से महिला सुरक्षा को तरजीह दी, विरासत जैसे अभियान से जमीन जायदाद में महिलाओं को हक दिलाया, और फिर मिशन शक्ति से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। यूपी में इन योजनाओं से बीजेपी महिला वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही, और उसकी ताकत आप आंकड़ों में समझ सकते हैं। यूपी में कुल वोटर 15 करोड़ है, जिनमें पुरुष 8 करोड़ और महिलाएं 7 करोड़ हैं। जो मैंडेट मिला है उसमें योगी इसलिए है कि उसमें बहुत सारा वोट महिलाओं ने दिया है, और महिलाओं का जो वोट है वो कानून व्यवस्था पर है, और यही वजह है कि योगी को बुलडोजर बाबा कहा गया। उन्होंने प्रशासन का सहारा लिया, और जब भी आप प्रशासन का सहारा लेते हैं, किसी अपराधी का घर गिरता है तो आसपास के लोग खुश होते हैं, क्योंकि आसपास के लोग उस अपराधी के होने से दुखी रहते हैं। यूपी के चुनाव ने दिखा दिया कि बीजेपी ने नए वोट बैंक तो बनाए ही, पुराने वोट बैंक को तितर बितर भी कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके समीकरण नए सिरे से तैयार हो सकते हैं।
यूपी चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन मायावती का रहा है, जिन्हें एक सीट मिली है बस। चुनाव ने ये बता दिया इसके साथ ही कि मायावती का जो कोर वोटर है यानी SC/ST वोट बैंक वो बिखर चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे। 2022 में ये वोट प्रतिशत जो है वो 12.9 पहुंच गया, यानी बीएसपी का वोट शेयर करीब 10% कम हुआ। 10%। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि बीएसपी का कोर वोटर छिटक गया है, कोर वोट बैंक टूट गया है। यानी अब यूपी में SC/ST वोट की जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है, अभी अभी बीएसपी से छिटका है और इसीलिए सभी पार्टियां इसे अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करेंगी। यूपी में अगर बीजेपी ने इतिहास रचा तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जोड़ी के करिश्मे के आगे पंजाब के बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए। भगवंत मान अब पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे हैं। 16 मार्च को वो शपथ लेंगे। मान का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शहीद भगत सिंह के गांव में होने वाला है, खटकड़ कलां में वहां होगा। 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो भी करेंगे, विक्ट्री मार्च आप कह लीजिए उसे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो ऐतिहासिक है, कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए पार्टी भी इसे यादगार बनाने में लगी हुई है। वैसे भी इस जीत को शायद ही भुलाया जा सके, क्योंकि सिर्फ एक दशक पुरानी पार्टी पंजाब की सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को इसने पटक दिया। सीएम से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के उम्मीदवारों को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की आंधी में वो टिक नहीं पाए। हालांकि इस चुनाव में ये पैटर्न भी खूब देखने को मिला है कि बड़े चेहरों को राजनीति के नए खिलाड़ियों ने धूल चटा दी है। दस मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कई दिग्गज नेता चारों खाने चित हो गए। जिन उम्मीदवारों से जीत की उम्मीद नहीं थी वो विजय तिलक लगाए दिखे, और बदलाव की आंधी कुछ ऐसी चली कि बड़े से बड़े सियासी सूरमाओं की कुर्सियां हिल गई। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में कुछ ऐसे बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी उन नेताओं ने और उनकी पार्टियों ने नहीं की होगी। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्हें यूपी की सिरातू सीट से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से हराया। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसा ही बड़ा उलटफेर पंजाब में भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी की लहर कुछ यूं चली कि पंजाब राजनीति के भी बड़े से बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सामने आया खुद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का, जो अपनी दोनों ही सीटों से हार गए। पंजाब के चमकौर साहिब सीट से 3 बार विधायक रहे चरणजीत सिंह चन्नी का मुकाबला हुआ आम आदमी पार्टी के नेता और पेशे से डॉक्टर चरणजीत सिंह से। चरणजीत सिंह चन्नी को 7,942 वोट से हार मिली है। चन्नी को इससे भी ज्यादा करारी हार का सामना करना पड़ा भदौड़ सीट से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले लाभ सिंह ने चन्नी को करीब 38,000 वोटों से हरा दिया। लंबा सफर है कि बड़ा गरीब परिवार था हमारा। ईमानदारी और सच्चाई अपने साथ रखी, लोगों के दिल में बस गए। लोगों ने हमारी बात सुननी शुरू कर दी। 1996 से लेकर मेरी मदर स्कूल में जॉब करती है एज ए स्वीपर, तो मैं भी उस समय छठी कक्षा में था, तो मैं भी झाड़ू लगाने के लिए उनके साथ जाता था स्कूल में। ये मेरे हल्के के लोगों की जीत है जी, मैं नहीं जीता, मेरे लोग जीते हैं। अब मिलिए उस प्रत्याशी से जिसने पंजाब की अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया दोनों को हराया है। इन दोनों को आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने हराया है। जीवन ज्योत ने सिद्धू को करीब 6,700 वोट से हराया, जबकि बिक्रमजीत मजीठिया को करीब 14,000 वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई जीवन ज्योत कौर जेलों में, स्कूलों में और झुग्गी बस्तियों में
सैनिटरी नैपकिन बांटती रही हैं। जीवन जोत कौर को पैड वुमेन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये लोगों की जित है। सो मैं दस रही है आम आदमी की जित है, लोगों की जित है। सिद्धू और चन्नी के अलावा पंजाब के धाकड़ नेता और 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल को भी उनके गढ़ लांबी में कड़ी शिकस्त मिली और ऐसा कर दिखाया आम आदमी पार्टी के नेता गुरमीत सिंह खुड्डिया ने, जिन्होंने 94 साल के प्रकाश सिंह बादल को 11,357 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल भी इस बार अपनी सीट जलालाबाद से चुनाव हार गए। उन्हें भी हराया आम आदमी पार्टी के नेता जगदीप कंबोज ने। हाल में ही कांग्रेस छोड़ आप में शामिल होने वाले जगदीप कंबोज पेशे से वकील हैं। उन्होंने सुखबीर बादल को करीब 30,000 वोटों से मात दी। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ और पहले प्रैक्टिस करता था, बट जब मौका मिला तब यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा फर्स्ट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, ऑल इंडिया में गया और फिर कांग्रेस ने वो जो करती है और सारी जिंदगी वो कर, बट आम आदमी पार्टी ने इतना प्यार दिया। चौंकाने वाले नतीजों का सिलसिला यूपी और पंजाब तक ही नहीं रहा। उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हार गए। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला हुआ कांग्रेस के भुवन सिंह कापड़ी से, जिन्होंने 6,579 वोटों के अंतर से धामी को अकल्पनीय हार दे दी। देखिए, देश की राजनीति की समीक्षा होनी जरूरी थी और इसीलिए आपने 2 बड़े सूबों के राजनीतिक विश्लेषण को मास्टर स्ट्रोक में देखा। हाल का भारी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के कई शहर जमींदोज हो चुके हैं, रूसी सेना का अटैक लगातार जारी है, यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। लड़ाई लेकिन खत्म नहीं हो रही है क्योंकि रूसी सेना अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाई है, यानी कीव पर जो कैपिटल है उस देश की, उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा हो क्यों नहीं पाया है रशिया की तरफ से। आपके सामने एक नक्शा रखती हूँ और इस नक्शे में आप देखिए ये कीव की घेराबंदी, यूक्रेन की राजधानी कीव यहाँ पर है। अब कीव की जो घेराबंदी है वो कैसे हो सकती है? ये 4 अलग अलग रास्ते हैं, माफ कीजिएगा 6 अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या है? चेर्नोबिल, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। फिर दूसरा रास्ता कौन सा हुआ? सुमी, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। फिर तीसरा जो रास्ता है वो खार्किव है और इन्हीं इलाकों का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। खार्किव के बाद ये मेलिटोपोल है, ये वेस्ट की तरफ जो है, यहाँ मेलिटोपोल से आप अंदर आ सकते हैं। और फिर मोल्डोवा है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो लीव है, लीव से भी कीव में एंट्री पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये वो 6 रास्ते हैं जहाँ से आप कीव पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इन इलाकों से लगातार तस्वीरें आ रही है कि जो यूक्रेन की सेना है वो रशिया को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, घुसने की लगातार। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको ये रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। ये रूसी टैंक, और थोड़ा सा नजदीक करके आप देखिए इन रूसी टैंकों को, आप देखिए ये अलग अलग रास्तों से वहां कीव में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरें हैं। तादाद में आपको रूसी टैंक दिखाई देंगे और इन्हीं तस्वीरों की मदद से हमारे पास भी कोई जानकारी आई है। जो अगली रिपोर्ट है वो इसी जानकारी से जुड़ी हुई है कि कैसे यूक्रेन की सेना वहां पर मौजूद है और घुसने नहीं दे रही है रूसी सेना को। हफ्ते भर से ज्यादा हो चुका है रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरे हुए, लेकिन अभी तक कीव पर रूसी कब्जा हो नहीं पाया है। कीव के चारों तरफ 40 से 50 किलोमीटर के इलाके में रूसी सेना अपने भारी भरकम हथियारों के साथ मौजूद है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन वीडियो जारी किया है, इसमें रूसी टैंक कीव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रूसी टैंक कीव के ब्रोवेरी इलाके को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर एक हमला हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं टैंकों पर मिसाइलें गिर रही हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच जाती है और टैंक वहां से निकलने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन तब तक कई टैंक तबाह हो चुके होते हैं। आग लगने के बाद टैंकों से निकलती लपटें साफ देखी जा सकती है। यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बर्बाद हुए रूसी टैंक सड़क पर नजर आ रहे हैं।
तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि रूसी सेना को वहां बड़ा नुकसान। कीव पर कब्जा करना रूसी सेना के लिए आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि यूक्रेनी सेना ने कीव की जबरदस्त किलेबंदी और मोर्चाबंदी कर रखी है। साथ ही उसे कई देशों से हथियारों की मदद मिल रही है, जिसमें एंटी टैंक वेपन भी शामिल है। इनका इस्तेमाल कर यूक्रेनी सेना रूसी फौज की रफ्तार को धीमा कर रही है। कीव से ही एक और तस्वीर सामने आई। ये सीसीटीवी की फुटेज है, कीव के बाहरी इलाके की है। इसमें यूक्रेनी सुरक्षा बल एक गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे रोकते हुए नजर आते हैं और उसके बाद वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। यानी साफ है, जिस गाड़ी को रोका गया उसके बारे में यूक्रेनी सुरक्षा बलों को जरूर ऐसी कोई जानकारी मिली होगी जिसे रोकना कीव की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कीव को रूसी सैनिकों ने न सिर्फ घेर रखा है बल्कि लगातार अलग अलग ठिकानों पर हमले भी किए जा रहे हैं। जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। नुकसान रूस का हुआ तो खामियाजा यूक्रेन ने भी खूब भुगता है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिनके पुनर्निर्माण में कई सालों का वक्त लग सकता है। इन तस्वीरों में जो बर्बादी दिख रही है, जो तबाही दिखी है, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन पर लगे ये जख्म कितने गहरे हैं। यूक्रेन के लोगों को ये जख्म ताउम्र याद रहने वाले हैं। विध्वंस की ये तस्वीरें मैरियोपोल की है। रूसी सेना की बमबारी में पूरा शहर तबाह हो चुका है। हजारों लोग इमारतों के मलबे में फंसे हैं। जो लोग शेल्टर में छुपे हुए थे वो भी बमबारी की वजह से मलबे में फंस गए हैं। सबसे ताजा हमला निप्रो शहर पर किया गया। रूसी एयरफोर्स ने निप्रो पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की, जिसने निप्रो शहर को जमींदोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमले में कई इमारतें तबाह हुई है, इसमें स्कूल्स और फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक सुबह करीब 6 बजे ही शुरू हो गई थी। खबरों के मुताबिक इसमें एक शख्स की मौत हुई है। हमले के बाद शहर की हालत कैसी हो चुकी है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। इमारतें आग से धधक रही हैं। जंग के बीच दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर पूरा यूक्रेन पिछले 16 दिनों से जल रहा है। रूसी सेना अपने हमलों को तेज कर रही है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। Putin was counting on a divided NATO, a divided West, and quite frankly, a divided America. But he got none of that. In fact, he's now facing a more united, energized, resolute NATO in the West than he ever imagined. अब ये पुतिन की सोच की कमी है या फिर यूक्रेन पर वो धीमे धीमे कब्जा कर दुनिया को कुछ और ही संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में हालात लगातार बदल रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में मुद्दा अब रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का भी उठ गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में जैविक और रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं और उसके आरोपों के निशाने पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश हैं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।